हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग अभी तक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा उठते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको केवल कहानी की तरह समझ लेना है। जैसे मान लीजिए कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन का कभी भी ऐसा डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। डिफिनेशन वाइज तो बहुत कम ही क्वेश्चन का पैटर्न हो गया है, फिर भी हम लोग जल्दी देख लेते हैं। तो जैसे कम्बिनेशन जो रिएक्शन के टाइप्स हैं वो कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हालांकि इसके अलावा भी और भी टाइप्स आएंगे, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और भी ऐसे रहेंगे, वो इसी के सब टाइप्स रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही लग रहा है, 2 रिएक्टेंट हो या 3 रिएक्टेंट्स हो आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जिसको हम लोग बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। अब कम्बिनेशन रिएक्शन में भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, यानी कि जो कंबाइन कर रहे हैं वो एलिमेंट हो, कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट हो गया, और कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड हो गया। एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट में मान लीजिए हम लोग रिएक्शन पढ़े ही हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों ही एलिमेंट है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ऐसे ही कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। हालांकि रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से सब कुछ एग्जांपल है, बहुत ही इजी है, डिफिनीशन भी इजी है, एग्जांपल भी इजी है। आते हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स में। जितनी भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहीं से पूछा गया है, और इसका जो एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, ये इम्टार दे रहे हैं, आइए देखते हैं हम लोग क्यों इम्पॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड होगा। इसका जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में भी है, देखिए इसका जो एग्जांपल बहुत ही फेमस है। ये हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर। अब इस रिएक्शन में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाएगा ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एक पॉलिटेक्निक में एसएससी में ऐसे पूछ दिया जाता है कि इसका ट्रेड नेम क्या है। जैसे केमिकली तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्विकलैंड। तो एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि क्विकलैंड क्या है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैगलैंड। अब इस रिएक्शन की और क्या खास बात है, इस रिएक्शन में होता क्या है, पहले तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर एलिमेंट था, यहाँ पर एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था। यहाँ पर क्या है, दोनों ही कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड कहेंगे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें क्विकलैंड हो गया, स्लैगलैंड हो गया। अब प्लस इसके साथ होता क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट निकलती है। आप लोग इस रिएक्शन को घर पे भी देखे होंगे, जो बाजार से चूना आता है दीवार की खुदाई करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, वही रहता है। और जब हम लोग इसको घर पे यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट इसमें से लिबरेट होता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे कोई भी रिएक्शन होगा जहां पर हीट लिबरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे, प्रोड्यूस होगा हीट, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो हम लोग इस रिएक्शन में अभी हमने बोला कि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और इसमें हीट जनरेट हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और भी एग्जांपल देख सकते हैं। फिलहाल इस रिएक्शन पर आते हैं। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना है, अब इसका यूज हम लोग पढ़ा कि इसको व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। तो व्हाइट वॉशिंग में ये जब यूज होता है तो होता क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इन्वायरमेंट में जो CO2 होता है, मतलब व्हाइट वॉशिंग करने के बाद इन्वायरमेंट की जो CO2 है उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये H2O फिर से गैसियस फॉर्म में निकल जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दीवार पर वो हमारा ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी से शाइनिंग फिनिश आती है। तो इसलिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है, तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज और यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए जैसे चाक है, तो चाक भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम लोग देखें एक सेल, तो एक सेल भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जब कोई कंपाउंड हो और वो कई फॉर्म से मिल रहा हो, मतलब केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उसका कई फॉर्म हो, तो उसको हम लोग वहां पर बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस रिएक्शन में क्या है, देखिए
तो इसको हम वही बोले कि स्लैग लाइन बोलेंगे। एक चीज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एसिड बेस वाला चैप्टर, वहां पर भी आएगा ये वाला चीज, ये बेस के रूप में हम लोग वहां पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, एक वहां पर आएगा CO2 का आइडेंटिफिकेशन के लिए लाइम वाटर। लाइम वाटर, ये लाइम वाटर क्या है? तो होता क्या, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो आप लोग घर में बाजार से चूना लाकर व्हाइट वॉशिंग के लिए उसको वाटर में मिक्स किया जाता है, तो होता क्या है कि सस्पेंशन बनता है, चीनी की तरह सालबुल नहीं होता है। अगर उसको घर पे जहां भी बनाया गया है इसका, तो जो वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये सस्पेंशन बनाता है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो डिजॉल्व नहीं होता क्या होगा, इस तरह से कुछ, इसीलिए क्या होता है कि व्हाइट वॉशिंग होती है तो बार बार इसको सेक करना पड़ता है। और कुछ अमाउंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ज्यादातर अमाउंट उसका क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता, सस्पेंशन बनाता है। और जबकि कुछ अमाउंट डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे चीनी पानी में डिजॉल्व हो जाता है, उस तरह से डिजॉल्व हो जाता है, जबकि बाकी परसेंट डिजॉल्व नहीं होता है। तो सस्पेंशन की खास बातें होती है ना कि उसमें क्या होता है कि जो चीजें डिजॉल्व नहीं होती वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं। तो ऐसा आप बहुत सारी चीजों के साथ देखते होंगे, जैसे अगर मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो कुछ देर बाद जो क्लियर वाटर होगा ऊपर हो जाएगा और जो सैंड पार्टिकल होंगे वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, सेटल डाउन जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, ऊपर कुछ पोर्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कुछ पोर्शन डिजॉल्व रहता है। ऊपर जो कुछ पोर्शन डिजॉल्व रहता है वो क्लियर सोल्यूशन की तरह रहता है। इसको हम लोग यहीं पे बोल देते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर भी क्या है, लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन सोल्यूशन के फॉर्म में। जबकि ये वाला चीज जो पोर्शन ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये सस्पेंशन के फॉर्म में। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है वहां पर। तो व्हाइट कलर का आता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसी ऐसे ही होता है, वहां पे एक क्लियर सोल्यूशन लिया जाता है। और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक्सोथर्मी का। तो ये आप लोग समझ होंगे कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो सारी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उनको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जितनी भी बर्निंग वाली रिएक्शन होती है वो सब की सब क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक बात है। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल ले लीजिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल को अगर हम लोग ऐसे लिखें तो ये सब भी क्या है, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर आपको हीट और लाइट दोनों ही मिलेगा, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह अगर जो रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है, जैसे हम लोग अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग की एनर्जी की जरूरत है। हम लोग फूड लेते हैं, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। जैसे रिएक्शन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे, ये बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है। आगे हम लोग बायो में पढ़ेंगे इसको, एनर्जी बनती है। इसलिए रेस्पिरेशन लिखा है एक्सोथर्मिक लिखते हैं, जिसको भी हम लोगों को बैलेंस, सब सारे रिएक्शन जितने भी लिखते जा रहे हैं सब बैलेंस करके हम लोगों को लिखना होगा। तो हम लोगों का टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला कंप्लीट हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी बहुत सारी कहानी टाइप का था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो टाइप है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं हम लोग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी वैसे ही होगा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होगा। मतलब सिंगल प्रोडक्ट होगा और 2 or more, सिंगल रिएक्टेंट होगा और 2 or more प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हो जाएगा, नाम से लग रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, किसी चीज को तोड़ना है। डिकम्पोजिशन का मतलब ही तोड़ना है, और तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे भी वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था इसके पहले वाले रिएक्शन में, लेकिन अब ये जो रिएक्शन होंगी यहाँ पर हम लोगों को एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एनर्जी के जो फॉर्म है वो कई तरह से हो सकते हैं, हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, लाइट हो सकता है, सभी एनर्जी फॉर्म है। तो उस बेसिस पर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट ऐसे होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो देखिए तो हम लोग एक पहला लिख सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन।
नाम से ही लग रहा है कि हीट देने पर अगर कोई ब्रेकडाउन प्रोसेस होगा तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब हम लोग एनर्जी कैसे देंगे? थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर कैसे देंगे? यहां पर हीट होगा। और एक हम लोग लिख देते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और यहां पर क्या होगा? लाइट होगा। मतलब जो एनर्जी देंगे ब्रेक डाउन करने के लिए, उस एनर्जी की बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के जो एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों ही बहुत फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए पहला बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है। देखिए यहाँ पर कई तरह की कहानियां बनेंगी। ये बनता है +7SO। देखिए ये भी फेरस सल्फेट है, ये भी फेरस सल्फेट है, लेकिन यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 7 वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच है। तो ये क्या है? ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, यानी कि हम लोग हाइड्रेटेड साल्ट भी बोलते हैं। ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। और जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्राल। ये ग्रीन विट्राल है। जब इसको गर्म किया जाता है तो अब ये जो इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, पहले क्या होगा? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये बाहर निकल जाता है। तो ये फेरस सल्फेट है, हाइड्रेटेड था, ये भी फेरस सल्फेट है, लेकिन अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हैं। तो इसको जब हाइड्रेटेड बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इस तरह से अगर आप लैब वगैरह में देखेंगे तो 2 तरह के फेरस सल्फेट होंगे, एक हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होगा और एक एनहाइड्रस फेरस सल्फेट होगा। तो ये है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा है, तो ये है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट ये जो था ग्रीन कलर में होगा, जबकि ये व्हाइट कलर का होगा। तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन ए ग्रीन कलर कंपाउंड इज हीटेड, और ऐसे करके कुछ किसी भी तरह क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर हम लोग हीट का सिंबल दे देंगे, हीट करने पर ये जो प्रोडक्ट बनता है वो कलर इसका व्हाइट होता है। लेकिन हम मान लीजिए यहाँ तक गर्म किए और गर्म करें, जब और गर्म करेंगे तो ये है इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। अब इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा, ये फर्दर जब ब्रेकडाउन होगा तो फिर फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हम लोग लिख रहे हैं, शायद दिख ना रहा हो तो हम ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ तक हम लोग देखे हैं फेरस सल्फेट बना है। अभी हम लोग क्या करें? हीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। हीटिंग जब कंटिन्यू करेंगे तो ये जो फेरस सल्फेट है इसका ब्रेकडाउन और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो क्वेश्चन इसमें बहुत बार, पता नहीं कितनी बार पूछा होगा कि ग्रीन कलर कंपाउंड है, उसको हीट करने पर बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। तो हाँ, बर्निंग सल्फर की स्मेल जो SO2 और SO3 बन रहे हैं, तो जब सल्फर को बर्न जाता है तो ये बनते हैं और उनकी एक पिक्यूलियर स्मेल आती है। तो यहाँ पर भी वही होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत ऐसे रिएक्शन पूछे जाते हैं। ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल इसका देखिए, अगला एग्जाम्पल इसका है, ये पहला एग्जाम्पल था डिकम्पोजिशन में। थर्मल डिकम्पोजिशन में एग्जाम्पल चल रहा है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी सिंगल जो रिएक्टेंट है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है बाय हीट, और ये सब इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसमें हीट हमको देना है। और एक चीज और, जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हम लोग जैसे हीट देना है तो प्लस ऐसे भी प्लस हीट ऐसे भी लिख सकते हैं। हीट यहाँ रहेगा और इधर की ऐसे रहेगा। जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हीट को हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसी के लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम स्टोन है। अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, इससे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। अभी जो लिखेंगे इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। जैसे अगर लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करें तो यहां पर बनता है, देखिए वहां पर जो क्वेश्चन हम बता रहे थे कि बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर भी देखिए कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है। ये सिंगल रिएक्टेंट रहा, ये 3 प्रोडक्ट बने,
अब इस रिएक्शन की क्या खास बात है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कंपाउंड है उसको हीट करने पर ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती है। और ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये जो होती है ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती है। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ये जो है लेड ऑक्साइड है या इसको लिथार भी कहते हैं, ये रेजिड्यू ग्रुप में बच जाता है, जबकि ये दोनों गैसें होती हैं ये निकल जाती हैं। तो इस तरह से अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना हो, लेकिन जितने भी रिएक्शन है सबको बैलेंस करके लिखना है, हम लोग कहीं कहीं भूल जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको बैलेंस करना है कैसे करेंगे, तो फिर वहीं आर डी है जो भी कर लें। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है वार्ड नंबर में है तो यहाँ पहले इसको क्या कर लें, इवन कर लें। अब बैलेंस करना शुरू करते हैं, जो बैलेंस करना शुरू करेंगे देखिए लेड यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 कर लें। और ये एलिमेंट के रूप में है ऑक्सीजन, तो इसको सबसे लास्ट में करना है क्योंकि इसके यहाँ पे लिखने से केवल इसी का नंबर घटेगा बढ़ेगा। तो अब बैलेंस करिए, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर 4 कर लेते हैं। लेड बैलेंस है ये, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देख ले तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर कितना है 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 कर दें 12 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे। तो ये हम लोग हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें से ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, ये वाला इंपॉर्टेंट था, दोनों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात कि केवल पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। आप लोग एनसीईआरटी कम से कम एनसीईआरटी एग्जाम्पल करिए, एनसीईआरटी कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन करिए। तो जब क्या होगा, अब प्रोसेस वही रहेगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, ब्रेकडाउन होगा, जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसमें क्या करते हैं, तो एक्वस सोल्यूशन हो या फिर मोल्टन कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है तो ये जो रिएक्टेंट होता है अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसका जो एग्जाम्पल है, हम लोग क्या करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो वाटर करने के लिए ये एक्टिविटी में है कि अच्छा सा फिगर दिया है एनसीईआरटी में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो वाटर लेते हैं, डिस्टिल वाटर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर डिस्टिल वाटर क्या होता है, अगर वाटर है उसको गर्म करेंगे, जो भाप बनेगा उसको जब कलेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं। तो डिस्टिल वाटर जब लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बैटरी से इसको जोड़ देंगे। तो बैटरी के 2 टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव होंगे। और इसमें लोग क्या लिए हैं, डिस्टिल वाटर लिए हैं। और डिस्टिल वाटर में क्योंकि हम लोग डिस्टिल वाटर लिए इसलिए इसमें आयंस है नहीं, और जब आयंस है नहीं तो क्या होगा कि हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना है तो आयंस की जरूरत पड़ेगी, चार्ज की जरूरत पड़ेगी। और चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे Na+ हो, H+ हो, ऐसा कुछ करके रहना चाहिए तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। और डिस्टिल वाटर है तो इसमें उतने आयंस होते नहीं है, तो करते हैं क्या हम लोग, इसमें हम लोग थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, HCl मिला सकते हैं, HNO3 मिला सकते हैं, H2SO4 मिला सकते हैं। हालांकि हम लोग जब भी मिलाना होता है तो H2SO4 का ही यूज करते हैं, क्योंकि बाकी जो HCl है और HNO3 है ये सब भी एसिड है, ये सब भी H+ देंगे, लेकिन क्या है ये सब वोलाटाइल है, इसलिए हम लोग H2SO4 को ही यूज करते हैं। जब H2SO4 का यूज करते हैं तो होता क्या है कि ये जो वाटर होता है एक तरह से कैटालिस्ट का काम करता है और ये H+ और OH- में टूटने लगता है। और अगर H+ और OH- में टूटने लगेगा तो ये जो प्लस माइनस है इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। तो होगा क्या, अब ये डाले हम लोग, वाटर टूटने लगा, H+ और OH-, ये बैटरी के 2 टर्मिनल है। तो होगा क्या कि मान लीजिए अगर वाटर है टूट रहा है H+ में और OH- में, तो ये जो H+ होगा ये इस वाले माइनस पर जाएगा, माइनस वाले को हम लोग बोलेंगे कैथोड, और ये जो OH- होगा ये जाएगा प्लस वाले को, इसको बोलेंगे एनोड। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म देख रहे हैं हम लोग, हालांकि ये सब है नहीं इतना, बस डायरेक्ट आप एनसीईआरटी में देखेंगे डायरेक्ट लिखा है कि जो H2O होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, इस तरह ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बनता है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अब ये H+ है, H+ यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, तो ये H+ जो जाएगा, H+ यहाँ पर जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H बन जाएगा। लेकिन ये क्या है कि ये हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं,
तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर 2 करके इसको H2 ग्रुप में लिखना पड़ेगा, या फिर जैसे भी बैलेंस करना होगा वैसे बैलेंस करके लिखा जाता है। और ये जो OH माइनस होगा, OH माइनस क्या करेगा, जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये OH बन जाएगा। ये भी इस में यूज नहीं करेगा, तो ये OH और प्लस OH मिलके फिर से क्या बनाते हैं, H2O और O2 बनाते हैं। हालांकि सबको बैलेंस करना पड़ेगा जहाँ जिस हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग 4 कर देते हैं, और अगर 4H प्लस बनेगा तो 4H माइनस भी बनेगा, तो इस हिसाब से बैलेंस करके हम लोग लिखेंगे। तो कुल मिला के हाइड्रोजन बनता है और ये ऑक्सीजन बनता है, और यहाँ पर हम बैलेंस करके लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस रेशियो में बनता है, तो 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। अगर हम लोग एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। जो हाइड्रोजन बनती है वो कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन बनती है वो एनोड पर बनता है 2:1 के रेशियो में। बस हम लोगों को इतना ही याद करना है। ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर हम लोगों का है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का थर्ड क्वेश्चन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम से लग रहा है कि डिकम्पोजिशन होगा और जो एनर्जी होगी वो लाइट होगी, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसका जो एग्जाम्पल है, इसका भी एग्जाम्पल बहुत फेमस है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड पर अगर लाइट पड़ता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है सिल्वर और Cl2। इसको भी बैलेंस करके लिखना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी कलर का थोड़ा सा है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है एकदम व्हाइट कलर का होता है, जबकि थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, तो कलर चेंज हो जाता है। ऐसा एग्जाम्पल ये भी है जो सिल्वर ब्रोमाइड का है। फिर सिल्वर ब्रोमाइड में भी होगा, लाइट करेंगे और Ag बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। ये दोनों रिएक्शन बहुत फेमस एग्जाम्पल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कैसे भी होता है, देखिए जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसे कोई प्लेट है, अब अगर हम इस पे सिल्वर क्लोराइड का ऐसे पेंट कर दें, इसकी लेयर लगा दें सिल्वर क्लोराइड की। अब अगर इस पे लाइट पड़ेगा तो इसका डिकम्पोजिशन होगा। अब डिकम्पोजिशन जब होगा तो इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो जहां पर जितना लाइट पड़ेगा उस हिसाब से उसका डिकम्पोजिशन होगा और उस तरह से उसमें कलर बनेगा। तो होता क्या है, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफर आता है तो आप एक फ्लैश आपके चेहरे पर फ्लैश आता है, तो अलग अलग हिस्से से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है, जहाँ पर बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरह के वहां पे धब्बे बनते हैं, उन्हीं से फिर फोटो बन जाता है। तो एग्जाम्पल हम लोगों का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो इस तरह से आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर अगला हम लोगों का है, 2 टाइप हो गया रिएक्शन का हम लोगों का। अगला हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिफिनेशन एकदम इजी है, डिफिनेशन की कोई वो नहीं। क्वेश्चन हमेशा रिएक्शन से पूछे जाते हैं, कभी कभार डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, कोई रिएक्टिव मेटल होता है, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। इसको एग्जांपल समझते हैं। डिफिनेशन है when more reactive element displaces less reactive element from their compounds। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ये आयरन है और एक कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। अब इसका रिएक्शन हो रहा है, एक पर सोल्यूशन है, तो होगा क्या, अब यहाँ पर आयरन जो है ये कॉपर से ज्यादा एक्टिव है। अब एक्टिव कैसे है, तो इसके लिए हम लोग मेटल एंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कौन मेटल ज्यादा एक्टिव है, कौन कम एक्टिव है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा एक्टिव होगा क्या। अब यहाँ पर ये जो ये कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, तो क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, तो ये कॉपर क्या होगा, इस यहाँ पर देखिए सल्फेट जो है, ये सल्फेट -2 चार्ज है और ये कॉपर के ऊपर 2 चार्ज। ये क्या करेगा, अब इस
जो कापर इसको हटा देगा। कैसे हटाएगा? तो ये ज्यादा एक्टिव है, तो मेटल के ज्यादा एक्टिव होने का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ये यूज किया था, अब ये यूज करेगा, तो ये Fe+2 बनेगा। तो ये Fe+2 बन के सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और रिड्यूस होकर कापर बना लेगा। तो बन जाएगा क्या आपका? तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कापर। हम लोग ये देख रहे थे कि आयरन एक्टिव था, कापर कम एक्टिव था। कापर का ये कापर का कोई कंपाउंड था, ये ज्यादा एक्टिव एलिमेंट था, ये ज्यादा एक्टिव जो एलिमेंट था, कम एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या था? जो ज्यादा एक्टिव मेटल होता है उसका इलेक्ट्रॉन यूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कई तरह से पूछा जाता है। देखिए होता क्या है, ये जो कापर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है, तो कापर सल्फेट का जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। अभी ब्लू कलर का कापर सल्फेट सोल्यूशन है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ब्लू कलर का कापर सल्फेट सोल्यूशन था, उसमें जब आयरन की नेट डाली गई तो जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर धीरे धीरे गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? देखिए ये कापर सल्फेट है यहाँ पर, यानी कि अब ये कलर किसका है? कापर सल्फेट का है। अब इसमें हम जो आयरन की नेट डालेंगे तो यही वाला जस्ट रिएक्शन होगा। ये वाला जब रिएक्शन होगा तो होगा क्या कि ये कापर जो होगा यहाँ जाएगा और ये जो आयरन होगा इधर आएगा। तो यहाँ पे कलर ब्लू कलर किसका था? कापर सल्फेट का था। अब बन क्या रहा है? फेरस सल्फेट बन रहा है। तो जब फेरस सल्फेट बनेगा तो जाहिर सी बात है ये जो ब्लू कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होने लगेगा और यहाँ पर ये ब्राउन कलर का डिपोजिशन कापर का होने लगता है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, हम लोग धीरे धीरे आगे भी देखेंगे मेटल एंड चैप्टर में। तो इस तरह से हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होगा।